बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, आज की क्लास में हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं क्या प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे उसके बाद हम उसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या है? अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज रोल्ड। आपने कॉइन को टॉस किया और एक डाई को रोल किया है। एक बार लिस्ट द सैंपल स्पेस। एक तो एक काम ये करें, इसके सैंपल स्पेस को लिस्ट कर दें। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स। और एक और चीज करें कि ये रिजल्ट जो दिए हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी निकालें। तो जब आप एक, जिस तरह आपने दो डाइस रोल की थी तो उनके रिजल्ट 36 थे, बिल्कुल वैसे ही अगर आप एक कॉइन और एक डाई रोल करेंगे और इन दो रिजल्ट्स को अगर टेकन टुगेदर लिया जाए तो दोनों के रिजल्ट्स मिलकर कितने रिजल्ट शो करेंगे? ये बताइए, कॉइन के कितने रिजल्ट होते हैं? दो होते हैं। डाई के कितने रिजल्ट होते हैं? 6 होते हैं। 2 × 6 आंसर इज व्हाट? 12। रिजल्ट्स आपको कितने देखने को मिलेंगे? 12। अब आप बोलेंगे कैसे? जवाब बड़ा सिंपल है इसका। आपको कॉइन पर हेड देखने को मिल सकता है। हेड के साथ आपको डाई पर 1 देखने को मिल सकता है। हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। ठीक है जी। टेल, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कितने रिजल्ट हुए आपके सामने? 6 हेड के साथ हुए, 6 टेल के साथ हुए। कितने रिजल्ट हुए आपके बेटा? 12। यस और नो? A coin is tossed and a die is rolled once. List the sample space. Also find the probabilities of the following outcomes. सैंपल स्पेस बनाइए और इन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कीजिए। तो सैंपल स्पेस बन गया जो तमाम पॉसिबल रिजल्ट्स को शो करता है। यस और नो? ठीक है जी। सैंपल स्पेस बन गया जो कि तमाम पॉसिबल रिजल्ट्स को शो करता है। यस और नो बोलिए। अच्छा जी, उसके बाद अब जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ आता है? टॉसिंग अ हेड एंड रोलिंग एन इवन नंबर। हेड आए और साथ में इवन नंबर भी हो। तो हेड और इवन नंबर साथ हो तो क्या हेड के साथ इवन नंबर आना पॉसिबल है? यस है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने डाई भी रोल की। हेड इवन नंबर, हेड इवन नंबर और हेड इवन नंबर। ठीक है। टॉसिंग अ हेड और रोलिंग एन इवन नंबर। तो आपके सैंपल स्पेस में 3 रिजल्ट्स ऐसे हैं जो हेड के साथ इवन नंबर शो करता है। क्या कहें? हैं ऐसे नंबर? आपके सैंपल स्पेस में 3 रिजल्ट ऐसे हैं जो हेड के साथ क्या करते हैं? इवन नंबर शो करते हैं। यस और नो?
बोलिए। तो हेड के साथ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड and even number is equals to what? 3 upon 12. That is what? 1 upon 4. Yes or no? क्या कहते हैं आप? जवाब दीजिएगा। उसके बाद टॉसिंग अ हेड और रोलिंग इन इवन नंबर। अब देखो ये टॉसिंग अ हेड और रोलिंग इन इवन नंबर क्या मतलब? हेड आए भले इवन नंबर ना आए, इवन नंबर आए भले हेड ना आए, मतलब और लग गया। हेड के साथ इवन नंबर हो या ना हो, हेड आना चाहिए। इवन नंबर के साथ हेड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हेड और इवन नंबर, टॉसिंग अ हेड और इवन नंबर, या तो हेड आए इवन नंबर ना आए, इवन नंबर आए भले हेड ना आए, और दोनों ही आ जाए तो क्या ही बात है। ठीक है जी। तो इसका जो क्वेश्चन है आपके सामने, यानी इसमें हेड के तमाम रिजल्ट जो है वो शामिल होंगे। यानी इसको अगर आप देखते हैं, कंसीडर हेड, ये हेड के साथ रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। और ये इवन नंबर के साथ रिजल्ट आ गया। इवन नंबर हेड के साथ भी है और इवन नंबर जो है वो टेल के साथ भी है। तो इसको किस तरह समझना है आपने? हेड 6 तरीकों से आ सकता है, जिसमें से 3 तरीके ऐसे हैं कि विदाउट इवन नंबर आ रहा है, 3 तरीके ऐसे हैं कि विद इवन नंबर आ रहा है। 6 तरीके हो गए। और इवन नंबर आ रहा है बगैर हेड के साथ, टेल के साथ, 1, 2 और 3 तरीकों से। तो इवन नंबर आने के 6 तरीके: हेड के साथ इवन नंबर आना, टेल के साथ इवन नंबर आना, हेड टेल। तो अगर मैं ऐसे इसको ऐसे 6 काउंट करूं और ऐसे 6 काउंट करूं, तो होगा क्या कि ये वाला जो ये जो है ना, हेड के साथ इवन नंबर आना, ये डबल काउंट हो जाएगा। कंसीडर हेड, कंसीडर इवन नंबर। तो आपको दिख रहा है ये 12 रिजल्ट्स हैं, लेकिन 12 नहीं है, आप इसको डबल काउंट कर रहे हैं। इसको आप डबल काउंट ना करें तो ये रिजल्ट इस तरह काउंट होंगे: कंसीडर हेड विदाउट कंसीडरिंग इवन, हेड बगैर इवन के 1, 2, 3, इवन बगैर हेड के 1, 2, 3, कितने हुए? 6। और हेड एंड इवन, मतलब हेड इवन के साथ 1, 2, 3। तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और इवन नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 9/12, जो कि बराबर आएगा 3/4 के। जवाब देंगे बेटा? उसके बाद अगला पार्ट क्या है इसका? टॉसिंग अ हेड और रोलिंग अ 5। ठीक है जी। हेड के साथ क्या चाहिए? 5 चाहिए। टॉसिंग अ हेड एंड रोलिंग अ 5, हेड के साथ 5 चाहिए। तो हम बोलेंगे जनाब ये रहा हेड के साथ 5, ये रहा H5। क्या हेड के साथ 5 आना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक रिजल्ट ऐसा है जो हेड के साथ 5 शो कर रहा है। तो हमने लिखा जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड
and 5 is equal to what? 1/12. उसके बाद टॉसिंग अ हेड और रोलिंग अ 5। हेड टॉस करें या 5 रोल करें? टॉसिंग अ हेड और रोलिंग अ 5। टॉसिंग अ हेड और रोलिंग अ 5। हेड टॉस करें या 5 रोल करें, मतलब या हेड आए भले 5 ना आए, 5 आए भले हेड ना आए, और दोनों आ जाए तो क्या ही बात है। तो हेड 6 तरीकों से आ सकता है और 5 2 तरीकों से आ सकता है। 6 और 2 कितने होंगे? 8 होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें एक तरीका ऐसा है जो डबल काउंट हो रहा है, ये डबल काउंट हो रहा है। तो इसको इस तरह रीड करेंगे, हेड विदाउट 5 1 2 3 4 5, 5 विदाउट हेड एक तरीका 6, और आखिर में हेड एंड 5 कितने हो गए? 7। तो अब आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और 5 7/12 इसका आंसर है। उसके बाद रोलिंग आइदर अ 4 और अ 6। अब देखो इसने हेड का तस्करा ही बिल्कुल खत्म कर दिया, या तो 4 आया या 6 आया, अब साथ में हेड आया टेल आया, इससे गर्ज ही नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ? 4 हेड के साथ भी आ सकता है, 4 टेल के साथ भी आ सकता है, 6 हेड के साथ भी आ सकता है, 6 टेल के साथ भी आ सकता है। तो कितने रिजल्ट हुए? 4 रिजल्ट हो गए। प्रोबेबिलिटी 4 और 6, इसका आंसर बनेगा 4/12, जो कि 2/6 के बराबर होगा, जो कि 1/3 के बराबर होगा। तो क्योंकि हेड और हेड का तस्करा है ही नहीं, तो अगर किसी भी दूसरे क्या कहते हैं इवेंट को इग्नोर करके किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो ये बिल्कुल ऐसे होगी जैसे सिंगल डाइस पर 4 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम कॉइन को इग्नोर करें और बोले एक एक डाय रोल हुआ है, उस पर 4 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो हम बोलेंगे 4 आना एक इवेंट है, 6 आना एक इवेंट है, 2 इवेंट हो गए, प्रोबेबिलिटी बनी 2/6। हम देख लें तो आउटकम जो फाइनल बन रहा है वो एग्जैक्टली 2/6 के बराबर बन रहा है। उसके बाद रोलिंग बोथ अ 4 एंड अ 6। क्या मतलब? रोलिंग बोथ 4 एंड अ 6 क्या मतलब? 4 भी है और 4 के साथ 6 भी है। डाई तो सिंगल रोल हुई है ना, एक डाई एक वक्त में या तो 4 शो करेगी या 6 शो करेगी, दोनों रिजल्ट इकट्ठे तो शो नहीं कर सकती ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई रिजल्ट इस तरह हो के आपको 4 एंड 6 साथ शो करे। तो ये बात पहले भी आपके सामने हो चुकी है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। 4 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0/12। इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद टॉसिंग अ हेड और रोलिंग अ 7। या तो हेड आए भले 7 ना आए, 7 आए भले हेड ना आए, और दोनों आ जाए तो क्या ही बात है। तो 7 तो आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 7 डाई का रिजल्ट ही नहीं। हाँ, हमने बोला हेड आए भले 7 ना आए, तो हेड आना मुमकिन है। हेड आ सकता है 6 तरीकों से आउट ऑफ 12। 6/12 इज इक्वल टू 1/2। अब ये ऐसे ही है कि किसी भी सिंगल टॉस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। एच रिजल्ट क्या हमारे सामने भूलता है?
टॉसिंग अ हेड एंड रोलिंग अ 7, क्या मतलब है इस बात का? टॉसिंग अ हेड एंड रोलिंग अ 7, हेड आए और साथ में 7 आए, तो क्या हमारे पास कहीं भी सैंपल स्पेस में H7 नामी आउटकम मौजूद है? ऐसे नहीं है ना, क्योंकि हेड के साथ 7 आना पॉसिबल है ही नहीं। तो हम बोलेंगे ऐसा रिजल्ट हमारे सैंपल स्पेस में 0 है आउट ऑफ 12। इसका आंसर क्या हो गया? 0। हाँ जी, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट कर दिया मैंने। जवाब दें आप लोग बेटा। अच्छा जी, अगर आप देखते हैं इसको, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जो कि हमने पिछले जो क्लास में सम वाला क्वेश्चन किया था, कि जहां पर आपने 2 डाइस रोल की थी, पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू फेसेस शो द सेम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए जनाब, ए के लिए आपको जब 2 फेसेस जो है वो सेम नंबर शो करेंगे तो क्या होगा? 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3। जी जनाब, तो 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो ये 6 रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि सेम फेसेस शो कर रहे हैं। मतलब तो ये कितने में से रिजल्ट्स है जनाब? इसका आंसर बड़ा ये है कि ये रिजल्ट आपके पास 6 हैं आउट ऑफ 36, अगर आपने टोटल सैंपल स्पेस बनाया हुआ, और ये रिजल्ट आपके सामने 1/6 के बराबर होगा। अगर इसके बी पार्ट का सोचें, तो बी पार्ट बड़ा आसान है सॉल्व करना। वैसे रिजल्ट बनाए बगैर भी हो सकता है। कैसे? कि अगर आप 1 जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है तमाम रिजल्ट्स की, उसमें से अगर आप सेम फेसेस के रिजल्ट क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 30/36। मतलब आपके सैंपल स्पेस में 30 रिजल्ट ऐसे हैं जो सेम रिजल्ट शो नहीं कर रहे, और इसका आंसर क्या बनेगा? 5/6। जी बोलिए, इसमें क्या मुश्किल बात थी, आप मुझे बताइए। बहरहाल ये क्वेश्चन वही था कि इसमें 36 रिजल्ट मैंने पिछली क्लास में बना के दिखाए थे, और ये 36 रिजल्ट्स में से 6 रिजल्ट ऐसे होंगे जो सेम फेसेस शो कर रहेंगे, और 30 रिजल्ट ऐसे होंगे जिसमें एक डाई के साथ जो दूसरी डाई का रिजल्ट होगा वो सेम रिजल्ट शो नहीं कर रहा होगा। तो उम्मीद है मतलब आपको ये तमाम बातें पिछली क्लास के रेफरेंस से समझ में आई होंगी, क्योंकि सैंपल स्पेस मैंने वो टोटल पिछली क्लास में बना के दिखाया था। बहरहाल तो अब मैं इसको, इस बात को मैं आगे लेके चलता हूँ यहाँ से, और यहाँ से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। उस नए सिलसिले का नाम क्या है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपके पास कौन सा लॉ है? एक कहलाता है एडिशन लॉ, और एक कहलाता है मल्टीप्लिकेशन लॉ।
एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ। हाँ जी, एडिशन लॉ क्या है? पहला केस बनता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो यहाँ पर है रिक्वायरमेंट, वो क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तफसीलात इनकी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी इज इक्वल्स टू probability of event A plus probability of event B minus probability of event A and B। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, probability of A union B is equal to what? Probability of event A plus probability of event B minus probability of event A intersection B। ठीक है जी। उसके बाद ये सिर्फ जस्ट मैं आपको भी क्या कर रहा हूँ, ये लॉ के फार्मूला आपके सामने रख रहा हूँ कि एडिशनल लॉ के अंदर दो केसेस आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअल। अब ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनकी तफसीलात अभी नहीं आई आपके सामने, वो अभी आपके सामने रखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास दूसरा लॉ है, उसका नाम क्या है? मल्टीप्लीकेशन लॉ। और मल्टीप्लिकेशन लॉ का पहला केस क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी is equals to what? Probability of A multiplied by probability of B। Probability of A intersection B is equals to what? Probability of event A multiplied by probability of event B। A एंड B को आप A इंटरसेक्शन B से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसी का सेकंड केस बनेगा डिपेंडेंट इवेंट। और वो क्या है? probability of A and B
is equals to probability of event A multiplied by probability of event B such that A occurs. Probability of A intersection B is equals to what? Probability of event A multiplied by probability of event B such that A occurs. ठीक है जनाब, तो ये आपके सामने है, ये चार चीजें हैं। अभी हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया है कि भाई ये चार लॉ आपके सामने, बेसिकली दो लॉज हैं और उसके चार केसेस हैं, हर लॉ के दो केसेस, तो टोटल आपने चार केसेस सीखने हैं। अब इसके लिए एक बात समझनी है आपने, क्या है वो, क्या है वो समझेगा। देखिए, आप घर के अंदर कोई भी जबान पहले बोलना सीखते हैं, उसकी ग्रामर सीखते हैं। ये बताइए पहले आप लोग मुझे, आप जब छोटे थे तो आपको ग्रामर सिखाई गई थी या आपको बोलना सिखाया गया था? बोलिए। ऑब्वियसली आपको बोलना सिखाया गया था पहले, ठीक है। ग्रामर तो आपने बाद में जाके सीखी। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी भी आपको सिखा दी गई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के जो लॉज हैं वो लॉज अब आपको बताए जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक ये लॉज आपको दिख भी सकते हैं। अगर आपने अच्छा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन किया हो तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तमाम लॉज हम अप्लाई कर चुके हैं तकरीबन, ठीक है। तो बहरहाल अब इनको हम, इन लॉज के रेफरेंस से हम इनको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जहां पर हम लॉ आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किस चीज़ पर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली कहते हैं मुश्तरका, एक्सक्लूसिव बोलते हैं एक्सक्लूड कर देना, मतलब वो काम जो म्यूचुअली एक्सक्लूड हो सकते हो, मतलब म्यूचुअली एग्जिस्ट ना करते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूड हो सकते हो, मतलब वो दो काम जो इकट्ठे ना हो सकते, जो इनका एक साथ होना मुमकिन ना हो, ठीक है, आसान लफ्जों में। जो काम इकट्ठे ना हो सके। इसके लिए मैं लिखवाता क्या हूँ, उर्दू में लिखवाता हूँ ताकि आपको याद रहे। जब किसी सिंगल ट्रायल पर एक इवेंट
दूसरे इवेंट के आने के चांस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। तो ऐसे दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लेना। क्या था जनाब, जब किसी सिंगल ट्रायल पर एक इवेंट दूसरे इवेंट के आने के चांस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे तो ऐसे दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। क्या मतलब? जो दो काम इकट्ठे ना हो सकते हों। आसान लफ्जों में कैसे भाई? हमने कॉइन को टॉस किया। भाई सुन रहे हैं सब लोग? बेटा जवाब दें, रिस्पॉन्स तो नहीं है आप लोगों का बेटा बिल्कुल भी। जी बोलिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉइन टॉस किया। एक कॉइन के कितने रिजल्ट? या तो हेड या तो टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर कॉइन पर हेड आ गया तो हेड आने ने टेल के आने के चांस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, क्योंकि हेड आने के बाद उसी कॉइन पर तो यानी टेल रिजल्ट शो नहीं हो सकता। और टेल आ गया तो टेल के आने ने हेड के आने के चांस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। मतलब किसी भी सिंगल टॉस पर हेड या टेल का इकट्ठे होना मुमकिन नहीं है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यस और जवाब दीजिएगा आप लोग मुझे। तो जब हेड आया तो हेड ने टेल के आने के चांस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, और जब टेल आया तो टेल ने हेड के आने के चांस को मुकम्मल खत्म कर दिया। ठीक है, हमने बोला जनाब कि आपने एक डाई रोल किया है। डाई के रिजल्ट कितने? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर 1 आ गया रिजल्ट एट अ टाइम कोई एक ही आएगा ना। 6 में से कोई एक रिजल्ट शो होगा, एक शो होगा तो 5 शो नहीं होंगे। तो कोई भी एक रिजल्ट जो आएगा वो दूसरे 5 रिजल्ट के आने के चांस को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देगा। मतलब अगर 1 आया तो 2 3 4 5 6 के चांस क्या हो गए? खत्म हो गए। 2 आया तो 1 3 4 5 6 के चांस खत्म हो गया। 3 आया तो 1 2 4 5 6 का चांस खत्म हो गया। 4 आया तो 1 2 3 5 6 का चांस खत्म हो गया। 5 आया तो 1 2 3 4 6 का चांस खत्म हो गया। और अगर 6 आया तो 1 2 3 4 5 का चांस खत्म हो गया। रिजल्ट एट अ टाइम को एक देखने को मिलेगा। मतलब हम बोलते हैं किसी भी सिंगल डाई के जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्यों? क्योंकि एक के आने से बाकी के आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं जब तक कि आप दोबारा से टॉस ना करें, दोबारा से डाई रोल ना करें। लेकिन सिंगल डाई पर या सिंगल रोल पर रिजल्ट 6 में से कोई एक ही देखने को मिलेगा। जो एक दिख गया वो बाकी 5 के चांस को खत्म कर देगा। जवाब दें। एग्जाम में रिजल्ट हमारा क्या होगा? या तो हम पास होंगे या हम पास नहीं होंगे। तो दो रिजल्ट है, लेकिन एट अ टाइम हम किसी एक स्टेटस में होंगे ना। हम एट अ टाइम दो स्टेटस में नहीं हो सकते एक सब्जेक्ट के रिजल्ट। तो अगर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट है, या तो आप उसमें पास हैं या आप उसमें पास नहीं हैं। पास हैं तो पास ना होने के चांस खत्म हो गया, और पास नहीं है
तो उसी अटेम्प्ट में पास होने का चांस खत्म हो गया। हाँ, अगली अटेम्प्ट में जा सकते हैं। यस और नो जवाब दें। बिजनेस या तो प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा। बिजनेस या तो प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा। अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो फिर बिजनेस लॉस में नहीं है, और लॉस में है तो फिर प्रॉफिट में नहीं है। कोई भी एक बिजनेस। यस और नो। आपने वो जो चिप्स वाला या बॉल्स वाला क्वेश्चन क्या था, 40 बॉल्स जो थी वो आपने ड्रॉ की थी, 40 में से एक बॉल ड्रॉ की थी, बॉल का कलर क्या था, रेड ऑरेंज ब्लू। ठीक है, अगर आपको याद हो तो अगर वो एक बॉल एट अ टाइम किसी एक कलर की हो सकती है, अगर वो रेड बॉल है तो फिर वो ब्लू और ग्रीन बॉल नहीं, और ऑरेंज बॉल भी नहीं है। अगर वो ऑरेंज बॉल है तो फिर वो रेड ग्रीन और ब्लू नहीं है, अगर वो ग्रीन बॉल है तो वो रेड ऑरेंज ब्लू नहीं है, अगर वो ब्लू बॉल है तो फिर वो रेड ग्रीन ऑरेंज नहीं। तो कोई भी एक रिजल्ट अगर दूसरे रिजल्ट के आने के चांस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे बेटा, तो ऐसे दो इवेंट्स क्या कहलाएंगे बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जाम्पल्स कंटिन्यू कर रहा हूँ मुस्तकिल आपके सामने। आपने फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता गिरा, तो या तो वो रेड कार्ड होगा या वो ब्लैक कार्ड होगा। यस और नो। तो किसी भी कार्ड का रेड या ब्लैक होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों? क्योंकि एट एट ए टाइम एक कार्ड एक कलर का हो सकता है ना। सेम कार्ड रेड भी है और ब्लैक भी है, कैसे पॉसिबल है? जवाब दीजिए। या तो कार्ड रेड होगा या तो कार्ड ब्लैक होगा। अगर रेड है तो उसने ब्लैक के आने के चांस को खत्म कर दिया, और ब्लैक है तो उसने रेड के आने के चांस को खत्म कर दिया। जवाब दें प्लीज। क्या कहते हैं? ऐसे ही। तो तमाम बातें आपके इल्म में होनी चाहिए बेटा। तो मतलब ये मैंने आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स कवर कर दी। अब आइए जरा इसको हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन की शक्ल में सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ आ गया बेटा? A bag contains 10 red, 20 white and 15 green handkerchiefs। एक बैग में 10 रेड, 20 व्हाइट और 15 ग्रीन हैंडकरचीव्स हैं। अ हैंडकरचीफ इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अगर आप इसमें से कोई एक हैंडकरचीफ सिलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड हैंडकरचीफ इज आइदर रेड और ग्रीन? तो ये बताइए आपके पास टोटल कितने हैंडकरचीफ हैं, उसके लिए आप बना लें एक सैंपल स्पेस। रेड 10 है, वाइट 20 है और ग्रीन 15 है। टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 45, 45। ठीक है जी। तो अगर आप ये बोलते हैं बताइए किसी भी हैंड करचीफ के रेड होने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी हैंड करचीफ के रेड होने की प्रोबेबिलिटी।
ये सवाल से हटकर बात कर रहा हूँ। किसी भी हैंड करचीफ के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, रेड हम बोलेंगे रेड होना पॉसिबल है 10 तरीकों से आउट ऑफ 45, यस और नो। फिर हम बोलेंगे किसी भी हैंड करचीफ के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, हमने कहा वाइट होना पॉसिबल है 20 तरीकों से आउट ऑफ 45। हमने कहा किसी भी हैंड करचीफ के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, हम बोलेंगे ग्रीन होना पॉसिबल है 15 तरीकों से आउट ऑफ 45, यस और नो। 1, 2 और 3, क्या ख्याल है आपका? लेकिन पूछा क्या हमसे सवाल, अ हैंड करचीफ सिलेक्टेड रैंडम, ये वो हमने बोला अगर वो एक रेड है तो रेड ऐसे पॉसिबल है, अगर वो एक वाइट है तो वाइट ऐसे पॉसिबल है, अगर वो एक ग्रीन है तो ग्रीन ऐसे पॉसिबल है। लेकिन सवाल क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सिलेक्टेड हैंडकरचीफ इज आइदर रेड और ग्रीन, या वो रेड है या वो ग्रीन है। मतलब अगर इसको याद हो, हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन, और मैं इसको सॉल्व करता था m अपॉन n से पहले, तो ये पहले m अपॉन n हम क्या करते थे, जो दो रिजल्ट्स हम और लगा के लिखते थे, हम उनके चांसेस को, उनकी पॉसिबिलिटीज को हम आपस में प्लस कर दिया करते थे, कि मैं एक वक्त में रेड होने को और ग्रीन होने को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो रेड होना पॉसिबल था 10 तरीकों से, ग्रीन होना पॉसिबल था 15 तरीकों से, तो टोटल टोटल फेवरेबल रिजल्ट कितने हो गए 25, और 25 अपॉन 45 जो कि बराबर बनता है 5 अपॉन 9 के। लेकिन अगर मैं इसी को लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना चाहता हूँ तो कैसे सॉल्व करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो रेड होना पॉसिबल है 10 अपॉन 45 वेज में, और ग्रीन होना पॉसिबल है 15 अपॉन 45। जब आप दोनों का सम करेंगे तो आपको एंड रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा 25 अपॉन 45, जो कि फाइनली रिजल्ट बनेगा 5 अपॉन 9 के। तो वो काम जो हमने m अपॉन n से किए थे वही काम हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से कर रहे हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करते हुए कि ये दो रिजल्ट्स आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि वो एक हैंड करचीफ या तो रेड होगा या वो ग्रीन होगा। मतलब रेड है तो फिर वो ग्रीन नहीं है, ग्रीन है तो फिर वो रेड नहीं। तो अगर हम एट अ टाइम रेड और ग्रीन दोनों को फेवर कर रहे हैं तो फिर हमें इनके चांस, इनके जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको आपस में क्या करना है, प्लस करना है। और पॉसिबिलिटीज जब प्लस होंगी तो प्रोबेबिलिटीज भी प्लस हो जाएंगी आपस में। यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटीज प्लस करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकाली, यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या करती हैं, सम कर दी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा बेटा। अच्छा जनाब, hospital records for emergency room service indicate the following over a 2-year period। हॉस्पिटल रिकॉर्ड जो है वो शो कर रहा है किसको, इमरजेंसी रूम सर्विस को, ओवर अ 2-year पीरियड, कितने साल में, 2 साल में। यानी एक हॉस्पिटल का 2 साल का डेटा दिया हुआ है। हार्ट अटैक, 12% लोग जो हॉस्पिटल आते हैं इमरजेंसी में वो हार्ट अटैक यानी कि अमराज कल्ब की वजह से आते हैं। उसके बाद दिल का दौरा पड़ने की वजह से। उसके बाद रेस्पिरेटरी इलनेस, 20% लोग जो आते हैं इमरजेंसी के अंदर वो सांस की तकलीफ में आते हैं। या दमे के मरीज होते हैं। उसके बाद 32% लोग जो होते हैं वो एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं। 16% लोग जो है वो पॉइजनिंग करते हैं, मतलब पॉइजनिंग के केस में आते हैं। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और अदर्स जो आते हैं वो, इनका पता ही नहीं है क्यों आते हैं, इनको शक्को शुबाह लगता है कि बीमार है, लेकिन शायद बीमार होते हैं कि नहीं होते पता नहीं। लेकिन 20% जो लोग होते हैं वो अदर केसेस में आते हैं। ठीक है।
तब बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट और हार्ट अटैक, मतलब फर्ज करें एक बंदा हॉस्पिटल लाया गया है, तो बताइए जो बंदा हॉस्पिटल लाया गया है या तो वो एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल आया है या वो हार्ट अटैक की वजह से आया है। तो हम बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। अगर आप इन सबका सम कर लें 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 प्लस 32 60 हो जाएगा, 60 प्लस 20 एंड 20 100 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 32/100 और हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है 12/100। और आमतौर पर कोई भी मरीज एट अ टाइम किसी एक केस में आता है तो हम ये बोलते हैं दो काम इकट्ठे होना पॉसिबल नहीं है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, 44/100। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए बेटा। और इसका आंसर 11/25 हो जाएगा। अगर इसको 4 से कैंसिल करें तो दोनों को, जी बेटा यहाँ तक बात समझ में आती है सबको। तो ये हमारे सामने हमने कौन सा लॉ कवर किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किस चीज की, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, जो दो काम इकट्ठे हो भी सकते हों और नहीं, जो दो काम इकट्ठे हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्या मतलब, यानी इसका मतलब ये है कि इकट्ठे होना कुछ हद तक मुमकिन है और कुछ हद तक मुमकिन नहीं है। तो जब किसी सिंगल ट्रायल पर एक इवेंट दूसरे इवेंट के चांस को मुकम्मल
तौर पर खत्म ना कर पाए। जब किसी सिंगल ट्रायल पर एक इवेंट दूसरे इवेंट के चांस को मुकम्मल तौर पर खत्म ना कर पाए, यानी वो दो इवेंट्स इकट्ठे हो भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि उनके कुछ एलिमेंट्स आपस में मुश्तरका है। ठीक है जी। जब किसी सिंगल ट्रायल पर एक इवेंट दूसरे इवेंट के आने के चांस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर पाए, यानी वो दो इवेंट्स इकट्ठे हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि उनके कुछ एलिमेंट्स क्या है, आपस में मुश्तरक है। देखिए हमने बोला, हमने कॉइन टॉस किया, कॉइन पर हेड आया तो हेड आ गया, तो टेल नहीं आ सकता, टेल आया तो हेड नहीं आ सकता, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमने डाई रोल किया, डाई पर क्या आ गया, वन आया तो 2 3 4 5 6 के आने के चांस खत्म हो गया। तो कोई भी एक रिजल्ट दूसरे इवेंट के अगर आने के चांस को मुकम्मल तौर पर खत्म करता है। अपेयर कोई एक चीज होगी, कोई दो चीजें इकट्ठी अपेयर नहीं हो सकती। तो फिर जनाब तो ऐसे दो इवेंट जो थे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। लेकिन अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है जहां पर एक इवेंट के अंदर दूसरे इवेंट के कुछ एलिमेंट्स क्या मौजूद है, यानी पहला इवेंट दूसरे इवेंट के आने के चांस को खत्म नहीं करता, तो ऐसे दो इवेंट्स जो हैं वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, देखिएगा हमने कार्ड की एग्जाम्पल ली। हमने बोला फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अगर मैं ये बोलूँ कि वो कार्ड जो है वो क्या है, रेड है या ब्लैक है, तो रेड होना ब्लैक होना नहीं है, ब्लैक होना रेड होना नहीं है, रेड में ब्लैक मौजूद नहीं है, ब्लैक में रेड मौजूद नहीं है, तो ये दो इवेंट्स क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अगर मैं बोलता हूँ वो कार्ड जो है वो हर्ट है, या वो कार्ड वो क्या है, डायमंड है, तो डायमंड और हर्ट होना भी अलग अलग बात है, एक बात नहीं है। अगर मैं कहता हूँ वो कार्ड या तो क्या है, स्पेड है, या वो कार्ड क्लब है, तो क्लब या स्पेड होना भी क्या है, अलग अलग बात है। ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा। अगर वो हर्ट, वो अगर क्या कहते हैं डायमंड है, तो फिर वो हर्ट नहीं है, और अगर वो क्या कहते हैं हर्ट है तो डायमंड नहीं। ठीक है, तो अब क्या एग्जाम्पल होनी चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड और फेस कार्ड। या तो वो कार्ड डायमंड कार्ड है या वो फेस कार्ड है। अब जरा बताइए क्या हुआ, डायमंड होना, तो डायमंड के अंदर 3 फेस कार्ड मौजूद हैं, यस और नो बताइए। डायमंड बोलने के अंदर फेस कार्ड बोलना शामिल है, क्या कहते हैं आप लोग। क्योंकि डायमंड के 13 कार्ड हैं, 13 में 3 फेस कार्ड है, तो डायमंड कार्ड का आना फेस कार्ड के आने के चांस को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करता। डायमंड के 3 कार्ड फेस कार्ड आने को सपोर्ट करते हैं, और डायमंड के बाकी 10 कार्ड फेस कार्ड ना आने को सपोर्ट करते हैं। क्या ख्याल है, बोलिए। तो डायमंड होने में ये डायमंड के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है बिटवीन फेस कार्ड, यस और नो। फेस कार्ड कितने हैं, 12। 12 में से 3 फेस कार्ड कौन से डायमंड के, तो फेस कार्ड होना भी
डायमंड होने को खत्म नहीं करता, क्योंकि फेस कार्ड होने में डायमंड होना भी शामिल है। फेस कार्ड के 9 कार्ड ऐसे हैं जो डायमंड नहीं है, लेकिन 3 कार्ड ऐसे हैं जो डायमंड है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने बोला व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग अ डायमंड और फेस कार्ड, तो डायमंड आए या फेस कार्ड आए, इसका मतलब क्या है? डायमंड भले आ जाए भले फेस कार्ड ना आए, फेस कार्ड भले आ जाए भले डायमंड ना आए, लेकिन अब क्योंकि इन दोनों का इकट्ठा होना पॉसिबल है, तो इट मींस डायमंड एंड फेस कार्ड वाला कॉन्सेप्ट बीच में ऐड हो गया, शामिल हो गया। समझ में आती है बात या नहीं? तो फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम कैसे सॉल्व करेंगे? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम बोलेंगे डायमंड और फेस कार्ड, हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, और बोलेंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड एंड फेस कार्ड। तो डायमंड होना पॉसिबल है 13 तरीकों से आउट ऑफ 52, और फेस कार्ड होना पॉसिबल है 12 तरीकों से आउट ऑफ 52। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इन 13 कार्ड में 3 कार्ड फेस कार्ड है, और इन 12 कार्ड में 3 कार्ड डायमंड के हैं, जो डबल काउंट हो रहे हैं। क्या कर दें? उनको लेस कर दें ताकि वो सिंगल काउंट हो। मतलब ऐसे कितने कार्ड हैं जो डायमंड भी हैं और फेस भी हैं? 3 कार्ड्स। तो 3/52 क्या कर दिया आपने? इसमें से माइनस कर दिया, तो जो आपका आंसर बना वो बना 22/52। जवाब दे, जो कि 11/26 के बराबर आ गया। यस और नो? बोलिए बोलिए प्लीज, जवाब दीजिए। अब आप ये मतलब क्या है? आपने कहा डायमंड की प्रोबेबिलिटी, इसमें फेस कार्ड शामिल थे, 3 कार्ड फेस कार्ड थे, तो डायमंड होना फेस कार्ड होने के चांस को खत्म नहीं कर रहा। आपने कहा फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या था? डायमंड के फेस कार्ड भी थे, तो फेस कार्ड होना डायमंड के होने के चांस को खत्म नहीं करता। तो हमने कहा वो 3 कार्ड जो इसमें और उसमें कॉमन है, वो डबल काउंट हो गए, क्या कर लें? उसको एक बार माइनस कर लें। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड और फेस कार्ड, और ये मैं अपने तरीके से बोलता हूँ, डायमंड आए भले फेस ना आए, तो कंसीडर डायमंड विदाउट फेस कार्ड। तो टोटल डायमंड कार्ड जो है वो कितने? 13। उसमें से फेस कार्ड अगर निकाल दी जाए तो डायमंड कार्ड कितने बचते हैं? 10। तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी बगैर फेस कार्ड के, कंसीडर डायमंड विदाउट फेस कार्ड, क्या आंसर बना? 10/52 प्लस, अब मैं बोलूंगा कंसीडर्ड फेस कार्ड विदाउट डायमंड कार्ड। फेस कार्ड को काउंट कीजिए बगैर डायमंड कार्ड के, तो हम बोलेंगे 12 फेस कार्ड है, इनमें से 3 डायमंड के कार्ड है, अगर वो निकाल दें तो क्या बचेगा? 9/52। तो ये फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है विदाउट डायमंड, ये डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी है विदाउट फेस कार्ड, और ये फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है विदाउट डायमंड। लेकिन चूंकि अब इन दोनों का इकट्ठे होना भी पॉसिबल है, तो 3 रिजल्ट्स और ऐड कर दें इसमें, 3/52। यानी हम इसको इस तरह बोलेंगे, डायमंड आए भले फेस ना आए, फेस आए भले डायमंड ना आए, और दोनों ही आ जाए तो क्या ही बात है। तो अगर आप सम करें तो 10 + 9 19, और 19 + 3 आंसर वही बनेगा 22/52। ठीक है जी। तो ऐसे इवेंट्स जनाब क्या कहलाते हैं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जवाब देंगे आप लोग, बताइए सभी। अब यही क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। आप इसको सॉल्व कीजिए, करके बताइए जरा सॉल्व इसको आप। जी जनाब, तो इसका आंसर भी 11/26 है। कैसे? फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, अ कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम, कार्ड एक ही है, या तो वो कार्ड हर्ट है या वो कार्ड फेस है।
लेकिन हम बोलते हैं हर्ट होने में फेस होना शामिल है, 3 कार्ड फेस कार्ड है इसमें, तो हमने बोला ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट एंड फेस। तो हमने बोला हर्ट होना मुमकिन है 13 तरीकों से आउट ऑफ 52, फेस कार्ड होना पॉसिबल है 12 तरीकों से आउट ऑफ 52, और इनमें 3 कार्ड्स कॉमन है जो कि हर्ट के भी हैं और फेस के भी। तो इसका आंसर वही बना 22/52, जो कि 11/26 के बराबर हो जाएगा। गुड, ये अच्छी बात है जो आपने सॉल्व किया इसको। अब ये सवाल अगर आपने कर लिया तो समझ लें आपको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए आप लोग। जी जनाब, बताइए आपने सॉल्व किया इसको। चलिए गुड, जरा देखते हैं। अब देखिए, हाँ जी, अब इसको जरा कंटिन्यू करते हैं, देखें जरा क्या चीज, क्या आंसर आता है। अब मुझे चाहिए आप सबकी। अ क्लास कंटेन्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स of which 60 are boys and 40 are girls। एक क्लास को पहले दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है, 60 बॉयज हैं 40 गर्ल्स हैं, मतलब 100 स्टूडेंट्स। लेकिन उस क्लास की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही हैं। कहते हैं जनाब 38 बॉयज एंड 17 गर्ल्स ऑफ द क्लास टेक मैथमेटिक्स एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट। 60 में से 38 बॉयज जो हैं और 40 में से 17 गर्ल्स जो हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं। इट मीन बकाया लोग नहीं पढ़ते। तो क्लास की दो प्रॉपर्टीज हैं, बॉय या गर्ल होना, दो एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के। और एक और एट्रीब्यूट क्लास का ये है कि मैथ्स का स्टूडेंट होना या मैथ्स का स्टूडेंट ना होना। तो जब भी किसी एक ही चीज़ के दो एट्रीब्यूट दिए जाएं तो उसको हम मैथमेटिकली एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में हम उसको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिएगा, बॉय होना, गर्ल होना, टेक टेक मैथ्स, डू नॉट टेक मैथ्स। तो अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, टोटल करते हैं। तो हम बोलते हैं टोटल हमारे पास बॉयज कितने हैं। हमने कहा टोटल हमारे पास 60 बॉयज। टोटल हमारे पास गर्ल्स कितनी है, हमने कहा 40 गर्ल्स। तो हमने कहा टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर, जवाब क्या बनेगा 100 स्टूडेंट्स। ओके, बॉयज में से कितने बॉयज और गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स। 60 में से 38 बॉयज ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं और 40 में से 17 गर्ल्स ऐसी हैं जो मैथ्स पढ़ती। तो टोटल 55 स्टूडेंट्स ऐसे हुए जो मैथ्स पढ़ने वाले हो गए। और अगर 60 में से 38 निकाल दें तो क्या बचेगा, 22 बचेगा।
22 बॉयज ऐसे हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ते और 23 गर्ल ऐसी हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ती। टोटल क्लास के 45 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ते। ये बन गया आपका मैट्रिक्स, एक तरीके से मैट्रिक्स, मैथमेटिकली ये मैट्रिक्स है कि नहीं? ऐसे जरा देखें इसको गौर से। मैट्रिक्स हमेशा रो वाइज और कॉलम वाइज प्रॉपर्टी ऑब्टेन करता है। तो 38, 17, 22, 23 तरह का मैट्रिक्स, टोटल्स को शामिल नहीं करता है मैट्रिक्स के अंदर। इसको अगर हम मैट्रिक्स ना बोले तो मैथमेटिक्स में हम और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटिजेंसी टेबल। क्या बोलते हैं? और ये आपके सामने जो है, ये इसको हम बोलेंगे 2x2 कंटिजेंसी टेबल। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के क्वेश्चन में तकरीबन आपके सामने ये 2x2 का या जो भी इससे ज्यादा चीजें हो उसका कंटिजेंसी टेबल बन जाएगा, जिसमें एक ही चीज दो तरीकों से प्रॉपर्टी हासिल कर रही होगी। ठीक है, क्या बोल दिया हमने इसको? 2x2 कंटिजेंसी टेबल। 2x2 का मतलब क्या है? 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो 2x2 ऑर्डर का क्या है? कंटिजेंसी टेबल है। जिस तरह मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ऐसे इसका ऑर्डर डिफाइन किया हमने। अच्छा, अब सवाल से हटकर पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें। प्रोबेबिलिटी किस बात की? बॉय होने की। तो जनाब, बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने कहा बॉय होना पॉसिबल है 60 तरीकों से आउट ऑफ 100। यस और नो? जवाब दीजिएगा आप मुझे। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ गर्ल, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या? हमने कहा गर्ल होना पॉसिबल है 40 तरीकों से आउट ऑफ 100। यस और नो? बोलिए। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहां और लगा हुआ है, और मतलब बॉय होना गर्ल होने के चांस को खत्म कर देगा, गर्ल होना बॉय होने के चांस को खत्म कर देगा। मतलब दे आर व्हाट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर आप प्रॉपर्टी सिर्फ बॉय या गर्ल होने की पूछेंगे तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप आगे देखें मजीद, तो एक और आपको समझता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग मैथ्स, मैथ्स का स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ये देखे बगैर कि वो बॉय है या गर्ल है। तो टेक्स में टेक मैथ्स, मैथ्स पढ़ने वाले कितने? 55। तो मैथ्स का स्टूडेंट होना पॉसिबल है 55 तरीकों से आउट ऑफ 100। और मैथ्स का स्टूडेंट ना होना पॉसिबल है 45 तरीकों से आउट ऑफ 100। जवाब दे। ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो फर्दर बात क्या होगी? अब तवज्जो चाहिए होगी आप सबकी बहुत ज्यादा। प्रोबेबिलिटी दैट कि वो बॉय भी है एंड मैथ्स का स्टूडेंट भी है। तो मतलब बॉय होना और मैथ्स का स्टूडेंट होना पॉसिबल है कितने तरीकों से? मतलब एक एलिमेंट 38 बॉयज वो हैं जो 38 जो एलिमेंट हैं वो बॉयज भी हैं और मैथ्स पढ़ने वाले भी हैं। तो दो काम इकट्ठे होना मतलब दोनों प्रॉपर्टीज रखना मुमकिन है कितने तरीकों से? 38 तरीकों से आउट ऑफ 100। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एंड टेकिंग मैथ्स, गर्ल होना और मैथ्स का स्टूडेंट होना पॉसिबल है 17 तरीकों से आउट ऑफ 100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय एंड नॉट टेकिंग मैथ्स, बॉय हो लेकिन मैथ्स ना पढ़ता हो, तो हमने कहा ये होना पॉसिबल है 22 तरीकों से आउट ऑफ 100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एंड नॉट टेकिंग मैथ्स, हमने कहा ये पॉसिबल है 23 तरीकों से आउट ऑफ 100। तो अब इस डेटा से जितनी किस्म की प्रोबेबिलिटी निकल सकती थी सारी निकाल के बता दी मैंने आपको, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग करके, कि अगर ये पूछे तो ये जवाब है, ये पूछे ये जवाब है, ये पूछे जवाब है, ये पूछे। लेकिन अब वो पूछ क्या रहा है?
What is the chance that a student is chosen would be a boy? या तो वो बॉय है और टेकिंग मैथ्स और लगा दिया या एंड लगा हुआ है, बॉय एंड मैथ्स। जब उसने बोला बॉय भी हो और साथ में मैथ्स भी हो तो 38 ही ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन जब उसने सवाल अब पूछा है हमसे ओरिजिनल, वो सवाल का जवाब हम कैसे देंगे? हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कि वो बॉय है, या तो वो बॉय है या वो मैथ्स पढ़ने वाला है। मतलब बॉय हो भले मैथ्स पढ़ने वाला ना हो, मैथ्स पढ़ने वाला हो भले बॉय बॉय ना हो, और दोनों हो तो फिर क्या ही बात है, ये वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा हमारे नजदीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय एंड मैथ्स। क्यों? क्योंकि बॉय होने में मैथ्स का स्टूडेंट होना शामिल है मैथ्स का स्टूडेंट होने में बॉय होना शामिल है, तो दोनों के कुछ एलिमेंट्स क्या है, मुश्तरका है, लिहाजा जो इवेंट हमसे पूछा जा रहा है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो हम बोलते हैं बेटा बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 60/100। जब हम 60 काउंट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 60 बॉयज बोलकर हम ये पूरा ऐसे काउंट कर लिया हमने। जब मैंने 60 बॉयज काउंट किए तो मतलब क्या हुआ, हमने वो भी काउंट किए जो मैथ्स पढ़ते हैं और वो भी काउंट किए जो मैथ्स नहीं पढ़ते। 60/100 ये मैथ्स, ये बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, उसके बाद उसने बोला भाई ऐड करो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स। जब हमने मैथ्स पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी इसमें ऐड की, वो प्रोबेबिलिटी कितनी, 55/100। जब हमने वो ऐड की तो हमने क्या किया, हमने इन सबको काउंट कर लिया 55 के अंदर। तो आपको आंसर क्या देखने को मिला, तो अगर आप देखें कॉमन, तो जब आप 60/100 काउंट करने और 55/100 काउंट करने, तो ये 38 बॉयज, बॉयज वाले 60 में भी काउंट हो रहे हैं और 38 बॉयज जो हैं 58 55 वाले मैथ्स स्टूडेंट में भी काउंट हो रहे हैं, डबल काउंट हो रहे हैं। तो क्या करें, इनको एक बार क्या कर ले, इसमें से माइनस कर दें, तो माइनस 38/100। ठीक है जी, बताइए क्या आंसर बना, बताइए क्या आंसर बना। 77/100। यस, इस तरीके से आप कुछ और आंसर निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय और नॉट टेकिंग मैथ्स, ये भी आप ढूंढ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और टेकिंग मैथ्स, ये सारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और नॉट टेकिंग मैथ्स, इन तीन सवालात के आप जवाब निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से जितनी किस्म की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है वो आपकी आंखों के सामने मौजूद है। ठीक है जनाब, आई थिंक होमवर्क नोट करें, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होती रहेंगी। ठीक है, ये आप जवाब, उम्मीद है अब ये जवाब आप दे पा रहे होंगे इसका, इसको देख लें, नोट कर लें आप लोग। जैसे ये जवाब निकला है ऐसे ये जवाब भी निकलेगा, और ये सवालात इस तरह के कंटिजेंसी टेबल बन के सॉल्व होंगे। ठीक है जी, होमवर्क के क्वेश्चन कहाँ से शुरू होंगे बेटा, 52 से। 52 से लेकर बेटा कहाँ तक क्वेश्चन करें आप इसके अंदर, 57 तक आपको होमवर्क है, 52 से 57 तक का। ठीक है, 52 से 57 तक क्वेश्चंस आपके क्या है, होमवर्क है, ये आप लाजमी सॉल्व करेंगे। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में होगी। नोट कर लिया मेरे ख्याल से सब लोगों ने। ओके, अल्लाह हाफिज।